हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपके साथ पॉलिटी के एनसीईआरटी डिस्कस कर रही हूँ एंड इन अ लॉन्ग सीरीज हम लोग ऑलरेडी 9, 10th, 11th की पहली बुक दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट टुडेज चैप्टर, मुझे आपसे कुछ कहना है एंड मुझे आपसे ये कहना है कि इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, please go and like it, right? Don't like it just in your head. See, if you don't like the video, of course we are open to comments. आप बता सकते हैं what are the scope of improvement. But if you really enjoy and if it is adding some value, अगर आपको ये help कर रहा है आपके preparation journey में, literally it will just take you few seconds to let me know the same. आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या आप चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटीज प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इफ यू थिंक किसी को इन वीडियोस से बेनिफिट हो सकता है देन डू शेयर इट। सो मुझे आपसे ये कहना था दैट प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद अदर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो ड्रॉप इन अ नाइस कॉमेंट इफ इन केस यू फील द वीडियोज आर एडिंग वैल्यू टू योर जर्नी। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की किताब हमने शुरू कर दी थी। चैप्टर 1 बहुत ही इंट्रोडक्टरी चैप्टर था जिसने हमें काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस किया इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। राइट, हम इस पूरे चैप्टर में फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या आइडियाज हैं फ्रीडम से रिलेटेड, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आई एम श्योर आप सब लोग ये जानते हैं कि फ्रीडम बड़ी ही वैल्यूड वैल्यू है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग वैल्यूड वैल्यू? आप देखते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने अफ्रीका में अपार्थाइड के अगेंस्ट रिजीम में, दुनिया की कई सारी डिक्टेटोरियल रिजीम के अगेंस्ट लोगों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की जब बात फ्रीडम की आई। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है दैट फ्रीडम इज वेरी डियर टू पीपल। पीपल वांट टू बी फ्री। ये एक क्लियर, एक सोसाइटी, एक नेशन, एक इंडिविजुअल, सब लोग फ्री होना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूर पड़ती है। कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हमें जरूर चाहिए होते हैं, कोई ना कोई लिमिटेशंस हमें जरूर चाहिए होते हैं। अगर बिना लिमिटेशन के फ्रीडम होगी तो वो किसी के लिए भी फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ आएगी इनसिक्योरिटी। अगर मैं आपको बोलता हूँ जो चाहे जैसे चाहे करें और आप रैश ड्राइविंग करने लगेंगे तो अगले को हमेशा ये डर रहेगा कि कभी तो मैं रोड एक्सीडेंट में किसी रैश ड्राइवर की वजह से मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। द पॉइंट इज फ्रीडम सबको डियर है, बट एट द सेम टाइम रूल्स और रेगुलेशंस का होना उतना ही जरूरी है। यही हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि फ्रीडम का मतलब क्या है, ये रेस्ट्रिक्शंस होते क्या है, कितने होने चाहिए, कौन से रेस्ट्रिक्शन सही हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शन गलत हैं। हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम भी स्टडी करेंगे और फाइनली जेएस मिल के हम प्रिंसिपल को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें आपको यहाँ समझने के लिए है। तो जस्ट टाइटन योर सीट बेल्ट, कोई कॉफी वॉफी ले आइए, चाय ले आइए एंड शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस आइडियल ऑफ फ्रीडम? नाउ यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है नेल्सन मंडेला जी का। ऑल ऑफ अस नो दिस नेम। महात्मा गांधी के आदर्शों पे इन्होंने काफी काम किया, काफी बिलीव करते थे। इनकी एक किताब है विच इज कॉल्ड, रादर इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। राइट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट द अपार्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका। अब ऑलरेडी मैं आपको अपार्थाइड रिजीम के बारे में बता चुकी हूँ कि कैसे वहां पर डिस्टिंक्शन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। जो नेटिव अफ्रीकन थे एंड जो वाइट्स थे, उन कैसे एक सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो की जाती थी, जहाँ जो कलर्ड थे, जो ब्लैक्स थे, उनके अगेंस्ट जो है कई सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो उनके अगेंस्ट थी, जो उनको सेग्रीगेट करती थी। इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। ही वॉन्टेड दिस डिस्क्रिमिनेशन टू एंड। ये रेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत लंबे समय तक लड़ाई करी। काफी साल, 28 ईयर्स के ऊपर इन्होंने जेल में काटे और बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे जहां इनके आसपास कोई नहीं था। ऑफ कोर्स फाइनली साउथ अफ्रीका को इस अपार्थाइड रिजीम से छुटकारा मिला और हमने देखा कि कैसे नेल्सन मंडेला वेंट ऑन टू बिकम द लीडर ऑफ द नेशन। बट यहाँ पर सवाल ये आता है, सोचिए नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी लाइफ, क्वार्टर ऑफ, मोर देन क्वार्टर ऑफ लाइफ उन्होंने जेल में काट दी विदाउट डूइंग व्हाट ही लव टू डू, विदाउट एंजॉइंग लाइफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम वाज समथिंग दैट ही थॉट वाज वेरी वेरी डियर। तो मंडेला जो है वो पर्सनल प्राइस देने के लिए भी तैयार थे इस फ्रीडम के लिए, विच शोज दैट फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ना ऐसा एक एग्जाम्पल आन सान स्यूकी का दिया है। देखिए एनसीईआरटी ने फ्रीडम, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से फिर से एग्जाम्पल नहीं दिए, बिकॉज वो हमें ऑलरेडी पता है। टॉक ऑफ भगत सिंह, इतनी यंग एज में अपनी लाइफ दे दी ओनली फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। टॉक ऑफ सो मेनी, जस्ट वन एग्जाम्पल, सो मेनी पीपल हु लेड डाउन देयर लाइफ, विच डिनोट्स टू वन फैक्ट कि इस पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दैट फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंग सान स्यूकी की बात कर लेते हैं, जो म्यांमार के मिलिट्री रिजाइम के अगेंस्ट लड़ रही थी। शी वांटेड फ्रीडम फॉर हर नेशन फ्रॉम दिस मिलिट्री रिजीम जो म्यांमार को कंट्रोल कर रहे थे। एंड ये इनकी भी एक काफी ऐसे की काफी अच्छी किताब है, फ्रीडम फॉर फियर, फ्रॉम फियर, बिकॉज इनके हिसाब से असली फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। ऑफकोर्स 2019 में आंग सान स्यूकी भी कई सारे मुद्दों को लेकर कटघरे में आई, बट वो इस टॉपिक के डिस्कशन का पार्ट नहीं है। सो विल जस्ट रेस्ट्रिक्ट टू हर स्ट्रगल। उनका जो स्ट्रगल था वो अपने देश को फ्रीडम दिलाना था फ्रॉम मिलिट्री रूल, और ये भी काफी समय तक हाउस अरेस्ट में रही थी। इनफैक्ट इस हाउस अरेस्ट के दौरान इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, जो कैंसर के पेशेंट थे। शी couldn't go and meet him also. Now, what is the point? The point is freedom is an ideal that is very, very important for people, very, very important for societies and very, very important for nations. ये तो क्लियर है। फिर चाहे वो हमारा नेशनल स्ट्रगल हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का नेशनल स्ट्रगल हो, पूरे एशिया में इतना सारा फ्रीडम स्ट्रगल हो अगेंस्ट ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, एक बात क्लियर हो जाती है that the idea of freedom is very, very dear to people and people are ready to pay any price for it. But the question is, what is freedom? देखिए अगर बहुत सिंपलिस्टिक मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो अगर आपको कोई ये बोल दे कि आप पे कोई कॉन्स्ट्रेन नहीं होगा, आप पे कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी, आप पे कोई बाधा नहीं होगी, तो हम सिंपली उसको फ्रीडम बोल सकते हैं। यू हैव द फ्रीडम टू कम टू क्लास एट एनी टाइम। आप 9 बजे की क्लास में 9:10 पे आए, 9:30 पे आए, या क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले आए। It looks like a very simple definition. You have the freedom to go and wear whatever clothes you want to. You have the freedom to become what you want to. You have the freedom to eat whatever you want to. अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन दूं, जो बाद में हम लोग ऑफकोर्स बताएंगे कि सही नहीं है, तो इट वुड बी एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी किसी भी तरीके की बाधा जब नहीं होती है तब फ्रीडम होता है। यानी एक्सटर्नल तरीके से अगर आप पे कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाया जाए तो आप कह सकते हैं कि आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं ना। इस डेफिनेशन को अगर मुझे मानना है, मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे ऊपर बाहर से कोई कंट्रोल नहीं आ रहा, कोई कोर्शन नहीं आ रहा, मैं अपने फैसले खुद ले रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है, कब खाना है, क्या खाना है, मैं ऑटोनमस हूँ, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास फ्रीडम है। पर यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन अटैच करेंगे ताकि फ्रीडम की डेफिनेशन कंप्लीट हो सके। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी हर तरीके की बाधा को हटा देना, इज ओनली वन पार्ट ऑफ फ्रीडम। इससे आपकी पूरी फ्रीडम की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। आई विल टेल यू व्हाई। मैंने आपको बोला आप इक्वल हैं, आप फ्री हैं, आप चाहे जो प्रोफेशन अपना लें। Now your father might be a doctor, might be an engineer, might be a government employee. तो आपके लिए सुनने में काफी इजी हो सकता है कि आप जो चाहे वो बन सकते हैं। You don't really have to do much about it. But think of somebody जो स्ट्रीट लाइट में पैदा हुआ है, somebody who is been living in a very poor economic background, और उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए, अगर मैं उनको बोलूँ अरे आप फ्री हैं, आप जो चाहे बन सकते हैं, would that be enough? वो मुझसे पूछेंगे अरे भाई जो चाहे कैसे बन सकता हूँ, मेरे पास उसकी एबिलिटी ही नहीं है। आई डोंट हैव द मनी टू पे द फीस, आई डोंट हैव द इनफ अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट एजुकेशन। यानी सिर्फ ये कह देना दैट यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, या ये कह देना कि आपके ऊपर कोई बाधा नहीं है, काफी नहीं है। यहाँ पर हम सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम डिस्कस करेंगे, जहां आपको लोगों को वो एबिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो फ्री हो सके, वो कंडीशंस डेवलप करनी है। आपको अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स लेकर आने पड़ेंगे, आपको स्कॉलरशिप्स लेकर आनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट करने पड़ेंगे। बेसिकली आपको कंडीशन डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें लोग अपनी कैपेबिलिटी इनहांस कर सके। आप समझ रहे हैं? सो देयर वुड बी टू एस्पेक्ट टू फ्रीडम। वन, कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, यानी पहली बात तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अगर आपके फादर डॉक्टर नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप जो चाहे बन सकते हैं। प्लस आप ये भी बोलेंगे कि हम आपको एबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपके लिए वो कंडीशंस डेवलप करेंगे ताकि आप फ्री हो सके। तो रिमेंबर, इट इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट प्लस डेवलपमेंट ऑफ दिस एबिलिटी। जब इन दोनों एस्पेक्ट को आप मिलाते हैं
दैट इज आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। सेकंड, ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें आप अपना टैलेंट डेवलप कर सकें, तभी आप कह सकते हैं दैट वी आर फ्री। तो एक फ्री सोसाइटी हमेशा अपने मेंबर्स को ये एम्पावरमेंट देगी, वो अपने पोटेंशियल पर रीच कर सके विथ मिनिमम सोशल रेस्ट्रेंट। अब ये क्या है मिनिमम सोशल रेस्ट्रेंट? मैम अभी तक तो आप कह रही थी कोई भी बाधा नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरी बात इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि कोई भी फ्रीडम जीरो रेस्ट्रेन के साथ नहीं आ सकती, जीरो कॉन्स्ट्रेन के साथ नहीं आ सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि हम टोटल एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेन लेकर आ जाएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा आप जो चाहे बन सकते हैं, तो फिर तो आप टेररिस्ट भी बन सकते हैं, नोबडी शुड स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ टेररिस्ट। फिर तो आप हैकर भी बन सकते हैं, फिर तो आप चोर भी बन सकते हैं, राइट? मैं तो कुछ भी बन सकती हूँ। इफ आई एम सेइंग यू हैव द फ्रीडम टू बी एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग। बट यहाँ पर आप पर एक कॉन्स्ट्रेन लगाया जाता है, बिकॉज रिमेंबर जीरो कॉन्स्ट्रेन से फ्रीडम नहीं मिलती, आपको कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेन लगाना पड़ेगा। बट हियर इज द पॉइंट, वो कॉन्स्ट्रेन जस्टिफाइड होना चाहिए, वो कॉन्स्ट्रेन रीजनेबल होना चाहिए, वो कॉन्स्ट्रेन एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये कह दूं कि आप डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये रेस्ट्रेन है, तो ये रीजनेबल नहीं है क्योंकि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं ये कह दूं कि आप टेररिस्ट नहीं बनेंगे, तो इसका रीजन है, वो वायलेंट है, उससे कई लोगों को नुकसान पहुंचता है, इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी हम इस बात को समझ रहे हैं कि सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत जरूरी हैं। बट कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स जरूरी हैं, कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं जरूरी हैं, ये भी आइडेंटिफाई करना उतना ही जरूरी है। और ये हम तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम इंडिविजुअल और उसकी सोसाइटी के रिलेशनशिप को समझेंगे, क्या डिजायरेबल है क्या नहीं है ये समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कौन से रेस्ट्रेंट्स नहीं है और कौन से रेस्ट्रेंट गलत हैं। बट एक बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा, तीन चीजें जब भी आपको फ्रीडम समझनी है, तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, बट जब मैंने कहा एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, इसका मतलब टोटल एब्सेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शंस होंगी पर वो कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल यानी जस्टिफाइड। और दूसरा, आपको ऐसी कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेंगी जिसमें लोग अपने आप को फ्री फील करें, लोगों के पास एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो इस फ्रीडम को एंजॉय करने की। I hope that makes sense to you. So, thus far we have defined freedom as the absence of constraint, but it does not mean zero constraint. It means you have to minimize social constraint ताकि आप अपनी choices freely कर सकें. But remember, this is only one aspect of freedom. This is the positive aspect. Freedom in this sense आपको allow करता है कि आप अपनी creativity develop करें, आप अपनी capability develop करें। एक सोसाइटी तब तक फ्री नहीं है जब तक आप कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर रहे और मिनिमम कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं रख रहे। बट रिमेंबर, ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। तीन पॉइंट्स आप याद रखेंगे, आपको फ्रीडम की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। वन, इट शुड बी एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट बट नॉट टोटल एब्सेंस। कैसे कॉन्स्ट्रेंट होने चाहिए, रीजनेबल। और दूसरा, सोसाइटी मस्ट डेवलप द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू एंजॉय दैट फ्रीडम। What are the sources of constraint? कौन लगाएगा ये constraint? जो ये reasonable या justified constraint की मैं बात कर रही हूँ, इसको कौन लगाएगा? देखिए, कोई भी लगा सकता है। हो सकता है ये फोर्स के द्वारा लगाया जाए, जैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर लगाया था। We did not choose British would control us, हमने चॉइस नहीं की थी। या फिर हमारी गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा सकता है, जिनको हमने चुना है, तो वो बोल सकते हैं कि आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएंगे, ये कॉन्स्ट्रेंट है। आपके पास फ्रीडम है गाड़ी चलाने की, बट उसकी कंडीशन है आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा या आपको इस स्पीड लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे रूल्स किसने बनाए हमारे लिए, गवर्नमेंट ने बनाए। यानी कि ये जो कॉन्स्ट्रेन है ये दो जगह से आ सकता है। एक तो फोर्स से आ सकता है, जैसे हमारे कॉलोनियल मास्टर्स लेकर आए, या जैसे साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड रिजीम में चल रहा था। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट लेकर आए जिसे हमने चुना है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू बनी है। प्रॉब्लम या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब कोई और हमारे लिए ये रूल्स बना रहा है या फोर्स से ये रूल बना रहा है, तब इसमें हमारा कोई से नहीं होगा। वी विल हैव टू फॉलो वट एवर द बॉस और द मास्टर और द कॉलोनियल मास्टर इज सेइंग। बट अगर वो रूल हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रेन लगाया है,
तो एक्चुअली आपके पास पावर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, अनहैप्पी हैं, तो आप अगली बार गवर्नमेंट को टाटा बाय बाय बोल सकते हो। यानी वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, वो कॉन्स्ट्रेंट्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से आते हैं वो हमेशा बेटर होते हैं देन द वंस विच आर कमिंग आउट ऑफ फोर्स या आपके ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं। ना तो क्वेश्चन इज, क्या यही सिर्फ सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है? क्या यही दो लिमिटेशंस हमारे ऊपर लगाई जाती है? नहीं, दो लिमिटेशन और है जो हम चाहते तो नहीं है कि हो, पर है, और वो है सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स और दूसरी है इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप जो चाहे बन सकते हैं, बट क्या आप सच में जो चाहे बन सकते हैं? अगर आपके पास उसके लिए इकोनॉमिक मीन्स नहीं है, if I am somebody who is born in a poor family, if there is XYZ person who is born to a family जो अपने दो वक्त के खाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो क्या आप उसको बोल सकते हैं आप जो चाहे बन सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो एक कॉन्स्ट्रेंट हमारे ऊपर होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज अ बिग कॉन्स्ट्रेंट, रुकावट है आपके कंप्लीट फ्रीडम के ऊपर, आपके कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर। एक और प्रॉब्लम हो सकती है सोशल इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली, जैसे कि कास्ट सिस्टम। अब आप कहेंगे मैम इसको हटाने के लिए तो काम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट किस तरीके के कॉन्स्ट्रेंट एग्जिस्ट करते थे। या यू आर फ्री टू मैरी एनीबडी, आज भी यू आर नॉट फ्री टू मैरी एनीबडी। आज भी कास्ट सिस्टम मैरिजेस में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। इंडिया में आज भी ओके, यू माइट सी अ लॉट ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस हैपनिंग अराउंड यू, बट दे आर ओनली सम परसेंटेज ऑफ द टोटल मैरिजेस। तो अभी भी हम देखते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिज, राइट? कहीं ना कहीं अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, बट सोसाइटी में आप दो तरीके की कॉन्स्ट्रेंट और देखते हैं, सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो कहीं ना कहीं फ्रीडम पर कॉन्स्ट्रेंट लगाने का काम करते हैं। अब विल गो बैक टू दीज ब्लॉक्स लेटर। हम लोग एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद वापस से जाएंगे और इसको समझेंगे, बट दिस वन पर्टिकुलर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम के बारे में क्या बोला, एंड मे बी यू कैन टेक सम पॉइंटर्स यहाँ से फॉर योर एसे और फॉर योर आंसर राइटिंग। कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि देखिए, भारत में फ्रीडम के अलग अलग मतलब होंगे, अलग अलग कंसेप्शंस होंगे, सब इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे, बट मेरे लिए फ्रीडम दो लेवल पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। इंडिविजुअल के लिए तो करनी चाहिए, पर सोसाइटी के लिए भी करनी चाहिए। तो जब तक देश अमीर गरीब, मेन विमेन, इंडिविजुअल्स एंड क्लासेस सबके लिए फ्री नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भारत में फ्रीडम है। तो आप अगर सिर्फ ब्रिटिश को बाय बाय बोल देंगे, दैट वोंट बी फ्रीडम। क्या लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम होगी? क्या सोशल फ्रीडम होगी? क्या सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी? क्योंकि जब तक सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस इक्वालिटी नहीं आती, तब तक ये जो फ्रीडम है वो कंप्लीट नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया जो आपको याद रखना है। व्हाट डिड ही थॉट अबाउट फ्रीडम? द फ्रीडम शुड बी होलिस्टिक इन नेचर। जब तक वो सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश को बाय बाय बोलने तक है, तब तक वो फ्रीडम नहीं है ना। ऑब्वियसली हमने फ्रीडम की डेफिनेशन डिस्कस करी, हमने फ्रीडम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करे, कॉन्स्ट्रेंट के बारे में डिस्कस किया। अब सवाल ये आता है, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हमें क्यों चाहिए? क्यों हम बेकार में इस फ्रीडम पे बाधा लगा रहे हैं? अच्छी भली फ्रीडम चली आ रही है, चलते रहने दो, इस पे रुकावट या बाधा लगाने की क्यों क्यों जरूरत है? देखिए, यू कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हटा देंगे ना, तो क्योस हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको गाड़ी चलाने की फ्रीडम है, बट स्पीड लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपको बोल दूँ जिस स्पीड पे गाड़ी चलानी है चलाएंगे, जैसे चलानी चलाइए, कोई रूल्स नहीं है, तो क्योस हो जाएगा। क्योंकि देखिए, दे मे बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होंगे, यहाँ हर छोटी बात पे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देख लीजिए, आप यू ट्रैवल रोड से, आप एक बार ट्रैवल करिए और रोड रेज एक्सपीरियंस करिए, यू वुड अंडरस्टैंड पीपल कैन फाइट ऑन एनी इशू, एनी स्मॉल एंड बिग इशू। इसीलिए हर सोसाइटी में इस केओस को रेस्ट्रेन में रखने के लिए कॉन्स्ट्रेंट लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आप कुछ रूल्स नहीं बनाएंगे, रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, तब तक एक्चुअली रियल फ्रीडम तो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। You can't talk about real freedom unless and until you talk about rules and regulation. देखिए, आइडली एक फ्री सोसाइटी में हम अपने व्यूज खुद रखते हैं, हम अपने लाइफ के रूल्स खुद डिसाइड करते हैं, हम अपने चॉइसेस खुद परस्यू करते हैं,
पर ये तब तक सही है जब तक आप एक अकेले इंसान हैं धरती पर। इफ यू आर द ओनली इंडिविजुअल देन इट्स ओके, बट आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहां आपको दूसरे के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, उसके बिलीफ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक सोसाइटी में हार्मोनियसली रह सकते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल यू वुड ओनली फील कि मेरा ही ओपिनियन सही है, मैं ही सही हूँ, दैट वोंट वर्क। और क्योंकि ह्यूमन नेचर ये है कि हमें सिर्फ हमारी ही बात सही लगती है, इसीलिए सही गलत का फैसला करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स चाहिए ही चाहिए। सम पीपल वुड से कि इन लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स की क्या ज़रूरत है? इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि बिना कॉन्स्ट्रेंट्स के एक्चुअली फ्रीडम फ्रीडम रहेगी ही नहीं। एंड इफ यू हैव नो रूल्स देन इट वुड बी chaos फॉर एवरीबडी। जो हम कहते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज राइट। अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है, आप शक्तिशाली हैं, तो आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करेंगे, और अगर नहीं है तो आपको जो है दबा दिया जाएगा। ऐसी सर्कमस्टांसेस में पॉलिटिकल और लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स बनाना बहुत जरूरी है। बट क्या एक इंसान ये कॉन्स्ट्रेंट बना लेगा? या इसके लिए डिस्कशन चाहिए होगा, इसके लिए डिबेट चाहिए होगी, ताकि सबके ओपिनियंस देखकर एक मिड पॉइंट पे आया जा सके, सो दैट उसमें लोगों का भी सपोर्ट हो। अनलेस पीपल विल सपोर्ट दैट, आप फ्रीडम इंश्योर नहीं कर सकते। आप कोई स्ट्रिक्ट लॉ बना दीजिए, आप कोई एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रेंट लगा दीजिए फ्रीडम पे, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोगों को पसंद नहीं आएगा तो अगली बार आप सरकार नहीं बनाएंगे। तो डेमोक्रेसी का फायदा क्या है? ये कॉन्स्ट्रेंट कहीं ना कहीं लोगों की एट लार्ज, ऑब्वियसली देयर वुड बी सम पीपल हु वोंट वांट इट, बट पीपल एट लार्ज विल अग्री टू दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत जरूरी ये है कि जो कॉन्स्ट्रेंट आप लगा रहे हैं वो जस्टिशिएबल है या नहीं। ऑल्सो वो कॉन्स्ट्रेंट कौन लगा रहा है? अगर वो एक ऐसी अथॉरिटी है जिसे आपने चुना है तो ठीक है, और अगर वो रेस्ट्रेंट जस्टिशिएबल है तो भी ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं है तो वो रेस्ट्रेंट गलत होंगे, दे विल नॉट स्टैंड ट्रू टू द आइडिया ऑफ फ्रीडम। अब अगेन हमें ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि वो कौन से एरियाज ऑफ लाइफ हैं जो लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ देने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप किससे शादी करना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ एरियाज जरूर ऐसे होने चाहिए जहाँ कोई भी रेस्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स वील डिस्कस दैट इन अ वाइल, बट प्लीज कीप इन माइंड कॉन्स्ट्रेंट्स फ्रीडम एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ऑफ हार्म प्रिंसिपल। तो देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कॉलर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, जिनकी एक किताब है ऑन लिबर्टी। पहले तो ये याद रखिएगा किताब का नाम क्या है, ऑन लिबर्टी। तो इस किताब में इन्होंने इस बात का जवाब देने की कोशिश करी कि कितने कॉन्स्ट्रेंट्स सही हैं या किस तरीके की लिमिट्स लगाई जानी चाहिए ऑन द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसी प्रोसेस में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया जिसको कहा जाता है हार्म प्रिंसिपल। अब इसको समझाने के लिए आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करें कोई ड्राइवर है बाय प्रोफेशन, राइट, ओके, और उन्होंने संडे की छुट्टी ली है। ही सिट्स एट होम, वो अपने घर के प्रेमाइस में अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं अल्कोहल। नाउ सम ऑफ यू में से कि गलत है, उनकी हेल्थ को इससे नुकसान होगा, विच इज जस्टिफाइड, विच इज राइट। बट सोचिए डायरेक्टली इनके अल्कोहल पीने से क्या और किसी को नुकसान हो रहा है? वो अपने घर में बैठकर, एक कमरे में बैठकर अल्कोहल पी रहे हैं, और आज इनको ड्राइव नहीं करना किसी के लिए भी। तो बेसिकली ये जो एक्शन कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनकी हेल्थ पर होगा, इससे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट सोचिए ये ड्राइवर अगले दिन मंडे को अपनी ड्यूटी पर ड्रिंक कर कर पहुंचते हैं, और जो इनके बॉस हैं उनको ये ड्राइव करके ले जाते हैं। अब सोचिए इनके एक्शन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हो सकता है क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस अल्कोहल के हैं, ये एक्सीडेंट कर दें और इनके बॉस को हार्म हो जाए। सामने वाले इंसान को जिनके साथ एक्सीडेंट हो उनको भी हार्म हो सकता है। तो पॉइंट इज इनका जो सेकंड डिसीजन है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सिर्फ इनके ऊपर नहीं हो रहा, और किसी के ऊपर भी हो सकता है। दिस इज सिंपली हार्म प्रिंसिपल। यहाँ दो बातें समझिएगा। जो पहला एक्शन ड्राइवर ले रहे थे घर पर बैठकर अल्कोहल पीने का, उसका इम्पैक्ट सिर्फ उनके ऊपर हो रहा था। इसको बोलते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। बी वेरी क्लियर, सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब क्या है? ऐसे एक्शंस जिसका नुकसान या फायदा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट
जिसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल के ऊपर हो रहा है और किसी के ऊपर नहीं हो रहा। बट सेकंड केस याद करिए, जब वो पीकर ड्यूटी पर पहुंचे थे, तो इस केस में उनके एक्शन से दूसरे को नुकसान हो सकता है, यानी कि इट इज अदर रिगार्डिंग एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्या हुआ सेल्फ रिगार्डिंग, सेकंड क्या हुआ अदर रिगार्डिंग। अब जेएस मिल ये कहते हैं कि वो एक्शंस, ध्यान से सुनिएगा, जिससे किसी और को कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ सकता है, ऐसी चॉइसेस जो सेल्फ रिगार्डिंग नहीं है, जिससे दूसरे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वहां पर स्टेट को कॉन्स्ट्रेन लगाना चाहिए। तो पहला सवाल क्या था कि कॉन्स्ट्रेन कहाँ लगना चाहिए? जवाब में क्या बोला जेएस मिल में? देखिए, इंसान दो तरीके के एक्शंस करता है, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग मतलब वो एक्शन जिसका नुकसान फायदा उसे खुद होने वाला है। अदर रिगार्डिंग मतलब जिसका नुकसान फायदा किसी और को भी हो सकता है। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग है उसमें गवर्नमेंट को या स्टेट को, एक्सटर्नल अथॉरिटी को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज देयर बिजनेस। मैं अल्कोहल पी रही हूँ, मेरे को नुकसान होगा, ड्राइवर कहेंगे मेरा लिवर खराब होगा, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड लाइक टू डू व्हाट आई लाइक टू डू, इट्स अ संडे, इट्स अ हॉलीडे। बट on a Monday, it is not permitted to go drunk to your duty. On road, you cannot drive while you're drinking or you are under the influence of alcohol. ये आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्शन अदर रिगार्डिंग था। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। अब इसको हार्म प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं सोचिए। क्योंकि वो एक्शंस जिससे आप दूसरों को हार्म कर सकते हो, यू कैन पॉसिबली हार्म समबडी एल्स, उसके ऊपर रेस्ट्रेन या कॉन्स्ट्रेन लगाना परफेक्टली ओके है, लगाया जाना चाहिए। ऐसा किसका कहना था? जेएस मिल का। तो दो तीन बातें आपको समझ में आई। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। प्लीज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल। अगर आपके अदर रिगार्डिंग एक्शन से किसी को हार्म हो सकता है तो स्टेट या एक्सटर्नल अथॉरिटी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। बट यहाँ पर जेएस मिल का एक छोटा सा और पॉइंट था जिसके ऊपर मैं आपके ओपिनियंस भी चाहूंगी। उन्होंने बोला देखिए, फ्रीडम ना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है, एक ह्यूमन सोसाइटी की कोर वैल्यूज से रिलेटेड है ये, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ के लिए इतनी जरूरी है कि आपको ना इसके ऊपर कम से कम बाधा डालनी चाहिए, कम से कम कॉन्स्ट्रेंट डालनी चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, जब हार्म हो रहा है या हार्म होने की संभावना है तो आप कॉन्स्ट्रेंट लगाओ, लेकिन ना कॉन्स्ट्रेंट तभी होने चाहिए जब ये हार्म काफी सीरियस है। अगर माइनर सा हार्म है तो आप उसके लिए किसी को जेल में मत डालो, किसी को कोई कड़ी सजा मत दो, उस केस में आप सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल कर लो। इसको समझाने के लिए वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं। आपका कोई नेबर है जो बहुत लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है, तो एक्शन तो अदर रिगार्डिंग है, आप समझ गए, क्योंकि इससे नुकसान किसी और को हो सकता है। बट कितना बड़ा नुकसान है ये? आप ये देखो कि इससे ज्यादा क्या हो रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे, ऐसा जेएस मिल का कहना है। उनका ये कहना है कि ऐसे केस में, क्योंकि इससे किसी की जान नहीं जा रही या किसी को बहुत ज्यादा बड़ा आर्थिक क्षति नहीं पहुंच रही, तो हमको इस केस में ना कोई लॉ के थ्रू उनको जेल में नहीं डालना चाहिए। इस केस में हम सोशल डिसअप्रूवल कर लें, यानी उनसे कोई बातचीत ना करें, उनको कोई ग्रीट ना करें, उनसे कोई सामान एक्सचेंज ना करें, वो जब दही जमाने के लिए जामन लेकर आए तो मना कर दें। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि जो छोटी मोटी सेल्फ अदर रिगार्डिंग एक्शंस हैं या छोटे मोटे हार्म है, उसके लिए आप लॉ बनाकर उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना दें। नाउ आई वांट यू टू आंसर इट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको लगता है कि ये माइनर हार्म है, पहली बात। और अगर ये माइनर हार्म है तो क्या सोशल डिसअप्रूवल एक इफेक्टिव टूल है? क्या इससे हम लोगों के एक्शंस को करेक्ट कर सकते हैं? या फिर लीगल पनिशमेंट एक अच्छा तरीका है इवन ऑन इश्यूज लाइक लेट्स से समबडी इज प्लेइंग लाउड म्यूजिक? द पॉइंट इज, जेएस मिल का ये कहना था कि आप हर बात के लिए लॉ नहीं लेकर आए, क्योंकि इससे जो है ना फ्रीडम बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और जो स्पिरिट है फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की वो आपकी सोसाइटी से चली जाएगी। यू टेल मी व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आपको क्या लगता है, मुझे बताइएगा। उनका तो ये कहना था कि पीपल शुड बी अ लिटिल टॉलरेंट। हमें ना अगर फ्रीडम के लिए थोड़ी सी प्राइस पे करनी पड़ रही है या लॉ के अलावा कोई तरीके इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं तो वो बेहतर है। और उनका ये भी कहना था कि जब तक कि सीरियस हार्म ना हो तब तक आप सीरियस कॉन्स्ट्रेन इम्पोज ना करिए, वरना आपकी फ्रीडम खराब हो जाएगी। ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल हेट कैंपेन अलाउड नहीं है, नहीं करने आपको हेट कैंपेन।
बट हेट कैंपेन के लिए आप किसी को अगर जेल डाल रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा है। मे बी यू कैन पुट सम रेस्ट्रिक्शन उनके चलने फिरने पे, अपने घर में हाउस अरेस्ट दे सकते हैं उनको, या आप उनको मीटिंग्स करने से रोक सकते हैं, या आपको एक वार्निंग दे के अगली बार अगर वो फिर से करते हैं तो उनको आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे सकते हैं। यानी आप समझ रहे हैं, ही वॉज ऑफ द आइडिया कि जितना बड़ा हार्म हो उतना ही बड़ा पनिशमेंट हो। तो यू हैव टू वैल्यू कितना हार्म है। अगर हार्म ज्यादा तो पनिशमेंट ज्यादा, अगर हार्म कम तो पनिशमेंट कम। फाइनली उन्होंने ये बोला कि जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जस्टिफिएबल होने चाहिए। मैं आपको ये पहले भी बता के आई हूँ, भारत में इसको कहा जाता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जैसे हमारे यहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्वेश्चन क्या है, वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। मैम ये रीजनेबल का मतलब क्या है? जिसके लिए आपके पास कोई रीजन है, जिसको आप डिफेंड कर सकते हो, जिसके लिए आप कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। आप किसी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते जो सही नहीं है और जिसके लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये बिल्कुल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी को मेंटल क्षति पहुंचा सकते हैं, उनकी लाइफ खराब कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रेस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। और बॉल बेकार के जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो फ्रीडम का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है हार्म प्रिंसिपल। आप इसको कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर में। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शंस, इस तरह के टर्म्स भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको बोलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी ये कहती है कि कुछ एरियाज ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेन ना हो, किसी भी तरीके का कोई कॉन्स्ट्रेन नहीं हो। यू कैन बी एनीथिंग, यू कैन बिकम एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ये वो एक एरिया होगा जिसपे कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसा कि कई लोगों का मानना है कि लोग कैसे कपड़े पहने, लोग कैसा खाना खाएं, व्हाट शुड बी देयर फूड हैबिट्स, राइट, हु शुड दे मैरी, ये सब नेगेटिव लिबर्टी के डिमेंशन में आना चाहिए ना। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है आपको कुछ गलत करना है। इसका मतलब है ये वो एरिया है जहां पर बाहर से कोई अथॉरिटी आपकी लाइफ में मिनिमम इंटरफेयर कर रही है, उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये वो एरिया है जहां पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये वो एरिया है जहां पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होगा। अब ये एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसको ऑब्वियसली सोसाइटी, गवर्नमेंट्स डिस्कस करती हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू ये एरिया किसी कंट्री के लिए बड़ा भी हो सकता है, किसी कंट्री के लिए छोटा भी हो सकता है। कई कंट्रीज तो ऐसे भी हैं दुनिया में जहां आप अपने बर्थडे भी नहीं मना सकते अपनी बर्थडे की डेट पे, राइट? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द पॉइंट इज, ये एरिया, जिस एरिया में आपके ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, उस एरिया को हम कहेंगे द एरिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। इस एरिया में कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी एंटर नहीं करेगी। इस एरिया में आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। नाउ मैंने कहा इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या हमें कपड़े पहनने हैं, हम कौन से स्कूल में जाएंगे, हम क्या काम करेंगे, क्या ये वो मिनिमम एरिया होना चाहिए जहां पर कोई स्टेट, कोई रिलीजियस अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये वो एरिया है जहां आप अपने मास्टर खुद हैं। तो प्लीज रिमेंबर, इट इज एक्चुअली फ्रीडम फ्रॉम स्टेट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ये एरिया कितना बड़ा या छोटा होगा, ये सोसाइटी के डेवलपमेंट स्टेज पर भी डिपेंड करेगा। पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहता है? इट इज एन एरिया where you'll have freedom, but that freedom would be controlled. Why? Because जितने जरूरी इंडिविजुअल हैं उतने ही जरूरी सोसाइटी है। आपके ऊपर आपको फ्रीडम दी जाएगी पर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ, और आपको दिया जाएगा केपेबिलिटी टू डेवलप। याद करिए क्लास की स्टार्टिंग में, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब तक आप केपेबिलिटी नहीं दे रहे तब तक लिबर्टी पूरी नहीं हो सकती। आपने एक पेड़ लगा दिया फूल का और आपने बोला चल भाई तू फ्री है, तो फ्री टू ग्रो, तेरे को कोई नहीं रोक रहा। क्या ऐसे बोल देने से वो ग्रो हो जाएगा? आपको उसको सॉइल भी देनी पड़ेगी, आपको अच्छा सन भी देना पड़ेगा, कभी कभी आपको टाइम एंड अगेन पानी भी देना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। द पॉइंट इज
सिर्फ पेड़ लगाकर उसको ये कह देते हैं दैट यू आर फ्री टू ग्रो, आपको कोई नहीं रोक रहा, इज नॉट इनफ। आपको इनफ कंडीशंस भी देनी पड़ेगी उसकी ग्रोथ के लिए। यही है आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, जहां ये बोला जाता है कि आपको कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल को वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सके। तो गरीबी कम से कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, तभी तो लोग अपनी लाइफ में अपने फुल पोटेंशियल तक डेवलप कर पाएंगे। क्या आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? इसीलिए हमारे पास थिंग्स लाइक राइट टू एजुकेशन है। क्या आप उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ताकि वो अपनी फ्रीडम को एक्चुअली इंजॉय कर सके? यानी कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो ये समझती है कि सिर्फ ये कह देने से दैट यू आर फ्री, यू डोंट बिकम फ्री। सोसाइटी को कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेगी एक इंडिविजुअल के लिए जहां वो इस लिबर्टी को एक्चुअली यूज कर पाए। यानी कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है? वो एरिया जहां स्टेट कुछ नहीं करेगा, स्टेट विल नॉन एग्जिस्ट देयर, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू, ये वो एरियाज ऑफ योर लाइफ है। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब वो एरियाज ऑफ लाइफ जहां पर आपके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे और गवर्नमेंट या स्टेट इस एरिया में आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस करेगी, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल तक डेवलप हो सके। अब आपको समझ में आ गया होगा उसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग इनफ कंडीशंस टू ग्रो, यू आर प्रोवाइडिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। याद करिए इसलिए हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब तक आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तब तक आप फ्रीडम इमेजिन नहीं कर सकते। Towards the end of the chapter, let's talk about a very important freedom, which is freedom of expression. Now, ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है, ये जो मिनिमम एरिया का हम बात कर रहे हैं, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस मिनिमम एरिया में आना चाहिए? जेएस मिल का ये मानना था कि फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, राइट? अगेन हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी पहले क्या कहती है वो देख लेते हैं। बहुत सारी बार हम देखते हैं कि बुक्स को बैन किया जाता है, कुछ आर्टिकल्स को, कुछ जर्नल्स को बैन किया जाता है, कई बार की कुछ मूवीज को बैन किया जाता है। हम एक बात तो समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही फंडामेंटल है सोसाइटी के लिए। सबके पास राइट होना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। रिमेंबर वॉल्टेयर का स्टेटमेंट, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये, और आप प्लीज इसको अपने ऐसे में यूज करिएगा। आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से। हो सकता है कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही, आई डोंट अग्री विथ यू, बट आई डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। पर मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इस बात को हमेशा वैल्यू करूंगी दैट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस इट। आई माइट नॉट अग्री विद यू, बट आई ऑलवेज से दैट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है दीपा मेहता की मूवी वाटर का। तो जब दीपा मेहता ये मूवी बना रही थी, इट वॉज अबाउट द विडोज ऑफ वाराणसी। अब सच है कि वहाँ की जो औरतें हैं उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी, इसमें तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन देयर वर सो मेनी पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, सेइंग कि इससे जो है भारत की इमेज एक बहुत ही बैड लाइट में आएगी। फॉरेन ऑडियंसेस जब इसे देखेंगी तो उनको लगेगा कि भारत एक बहुत ही रिग्रेसिव जो है पिछड़ा हुआ देश है। तो ऐसे करके इस पर काफ़ी सारे बैन हुए और फिर उसे वाराणसी में शॉट नहीं किया गया, इट वॉज लेटर शॉट समवेयर एल्स। बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज, यहाँ कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। एक और तरीका है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन करने का, रोकने का, बैन लगा दो, बड़ा इजी सोल्यूशन है, बट रिमेंबर ये बड़ा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। क्योंकि अभी के लिए तो आप इमीडिएट हार्म रोक देते हो, अभी के लिए आप क्योस रोक देते हो, बट लॉन्ग टर्म में आप धीरे धीरे फ्रीडम को दबाते जाते हो। क्योंकि फिर बैन लगाना ना एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम है उसको बैन कर दो, कोई इशू है उसको बैन कर दो। बट हम ये नहीं समझते कि इन रेगुलर बैनिंग की वजह से कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दब जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब बहुत जरूरी है कि कौन बैन करेगा और कितना बैन होना चाहिए। क्या बैन बिल्कुल नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली कुछ चीज़ों पर बैन की बहुत ज़रूरत है, होनी भी चाहिए, बट अगेन हमने रैशनैलिटी पे ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या सच में उस बैन की ज़रूरत है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आउट ऑफ द वे जाकर बैन लगाया गया है जिससे फ्रीडम कर्टेल हो रही है। यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे बताइएगा, क्या हम शुड देयर बी वन कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? इफ नॉट, क्या बैनिंग कल्चर एक सही आइडिया है या देयर शुड बी लिमिट टू व्हाट वी आर बैनिंग? इन एनी केस एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी हम कर रहे हैं, इफ
if it is happening in a democratic society, right, you have the power to question it. आप उस पर सवाल कर सकते हैं, राइट। और हम अगर हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो हमारी मर्जी से लगाई गई है, हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट पे लगाई गई है जिससे हम अग्री करते हैं, तो फिर आप उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू हैव टू रिजेक्ट द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू ब्रिंग अनदर गवर्नमेंट। तो इन एनी केस अगर हमें उन कंडीशंस के थ्रू फोर्स नहीं किया जा रहा तो हम कह सकते हैं दैट वी आर एंजॉइंग लिबर्टी। बट इफ यू आर फोर्स्ड टू अग्री टू थिंग्स दैट द सोसाइटी डज नॉट कंसिडर राइट, देन हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम फ्रीडम को जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर मैं इस पूरी बात को एक तरह से समराइज करूं तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेन नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग आवर कैपेसिटी एंड आवर एबिलिटी। चॉइसेस लेने की फ्रीडम तो आपको देनी है, पर उसके साथ साथ आपको कैपेबिलिटी इनहांस करनी है, आपको एबिलिटी इनहांस करनी है, एंड ऑल्सो यू शुड बी रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। आप अपनी चॉइसेस कर रहे हैं, रीजनड मैनर में आप अवेलेबल ऑप्शंस को देखकर एक फैसला ले रहे हैं, एट द एंड ऑफ इट उससे जो रिजल्ट आएगा यू शुड बी रेडी टू फेस दैट रिजल्ट। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको लोगों को जजमेंट लेने की कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी। आप ये बोल देंगे यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, दैट वोंट बी इनफ। मेरे में उतनी रैशनैलिटी भी तो होनी चाहिए कि मैं सही फैसले ले सकूं। इसीलिए स्टेट का ये भी काम है कि एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू ये फैसले लेने की कैपेसिटी लोगों में डेवलप की जाए, तभी हम फ्रीडम को रियल मायने में एंजॉय कर पाएंगे। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको अपने एसेज में भी लिख सकते हैं, आप इसको अपने GS2 के आंसर्स में भी लिख सकते हैं कि फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग कैपेबिलिटी टू टेक जजमेंट। आपको बोल दिया गया पेरेंट्स को ना बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, बट यू हैव टू डिसाइड कब फ्री छोड़ देना चाहिए, जब वो रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर वो रैशनल डिसीजंस नहीं ले पा रहे तो आप उनको फ्री नहीं छोड़ सकते, वरना वो गलत जजमेंट्स लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर बड़ा ही ब्यूटीफुल था, मैंने आपको बहुत सारी एस्पेक्ट्स इसमें समझाए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक दो ब्लॉक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इस चैप्टर में से, बिकॉज आई फील वहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो इसमें ना लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझाया गया। देखिए, लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो ये मानती है that people should be free to do whatever they do. They should be free to express their opinion. Even when the state disagrees, people should be open, or they should have the freedom to say whatever they want to. और इसके लिए ना सोसाइटी में टॉलरेंस होना चाहिए, राइट। बेसिकली लिबरलिज्म ये मानता है कि सोसाइटी से ऊपर इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल सबसे जरूरी है, सोसाइटी से, कम्युनिटी से, इन सबकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इंडिविजुअल को आप वैल्यू नहीं कर रहे। इसीलिए द डिसीजन टू मैरी समवन शुड बी टेकन बाय इंडिविजुअल rather than by the family, by the caste or by the community. तो जो लिबरलिज्म है वो कॉन्सेप्ट ये मानता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी सबसे जरूरी है, और आपको सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कभी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम हार्डकोर लिबरलिज्म की बात करें ना, तो वो तो ये भी मानता था कि स्टेट के पास इतने पावर नहीं होने चाहिए। स्टेट के अगेंस्ट थे वो, कहते फ्री मार्केट, सबको फ्री छोड़ दो, पीपल शुड डेवलप एज मच दे वांट टू, स्टेट का रोल बड़ा मिनिमम होना चाहिए। बट लेटर ऑफ कोर्स इसमें कुछ रिविजन्स आए और ये माना गया कि नहीं, स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बन गया था। व्हाट डू आई मीन बाय वेलफेयर स्टेट? कल्याणकारी राज्य, जो लोगों के भले के लिए काम कर रहा था, जो समाज में प्रेजेंट इनइक्वालिटी को हटाने का काम कर रहा था, ताकि लोग सच में फ्रीडम एंजॉय कर पाए। जस्ट रिमेंबर दिस लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, जहां पर इंडिविजुअल्स को स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इंडिविजुअल राइट्स को स्टेट कम्युनिटी राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। एक और ब्लॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ विच इज अबाउट स्वराज, क्योंकि देखिए ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था स्वराज, जहाँ स्व का मतलब है सेल्फ और राज का मतलब है रूल। स्वराज का क्या मतलब है? द फ्रीडम टू रूल ऑन योर ओन। अब इसके दो एस्पेक्ट है, एक तो रूल ऑफ द सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक रूल ओवर द सेल्फ। थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है, समझिएगा। रूल ऑफ द सेल्फ मतलब क्या? हमारे ऊपर ब्रिटिश राज था, हम चाहते थे कि हमें कोई एक्सटर्नल पावर कंट्रोल ना करे, हमारी ही सरकार का रूल हो। इसको बोलते हैं रूल ऑफ द सेल्फ, हमारा ही रूल होना चाहिए। इसके लिए हम लड़ रहे थे
कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। हमारी पॉलिटिकल डिमांड थी कि नहीं, वी शुड नॉट बी रूल्ड बाय द ब्रिटिश, वी शुड बी रूल्ड बाय आवर ओन पीपल। तिलक ने एक फेमस, बाल गंगाधर तिलक जी ने फेमस स्टेटमेंट भी दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। यानी मेरे पास ये हक है कि मुझे स्वराज मिले। स्वराज क्या है? रूल ऑफ द सेल्फ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा के हम अपनी सरकार चाहते थे। बट महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक और फिलोसफिकल आइडिया दिया था जिसको बोलते हैं रूल ओवर द सेल्फ। ये रूल ओवर द सेल्फ क्या है? किसी दिन सोचिएगा, आपको कौन कंट्रोल करता है? आपकी ग्रीड, आपका गुस्सा, आपका आपका अग्रेशन, व्हाट इज कंट्रोलिंग यू? अगर आप खुद के दिमाग को खुद कंट्रोल नहीं कर रहे तो आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? महात्मा गांधी ने यही बात अपने जो उनकी हिंद स्वराज किताब है उसमें समझाई थी कि स्वराज का एक मतलब ये भी है दैट यू शुड रूल योर सेल्फ, यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, यू शुड बी मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। आप अपने ग्रीड के, अपनी लालच के मास्टर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। यू शुड बी एबल टू बी मास्टर ऑफ योर सेल्फ। इसीलिए उन्होंने कहा सेल्फ रिलायंस, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, सेल्फ असेसमेंट, बिना बायस हुए अपने आप को असेस करना। ये सब आप कब कर पाएंगे? जब आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को रूल कर रहे हैं। तो ये भी आइडिया याद रखिएगा कि एक्चुअली गांधी जी ने इसमें दो बातें कही थी। वन, रूल ऑफ द सेल्फ, जो सरकार के कॉन्टेक्स्ट में था कि हमारे देश को हमारी ही सरकार कंट्रोल करे, और रूल ओवर द सेल्फ यानी आपके खुद के दिमाग, आपके खुद के मन को आप खुद कंट्रोल करें। यू शुड बी सेल्फ रिलायंट, you should assess yourself, and you should be the master of your own self. So this was about this chapter on freedom. Again, if you really like the video, please let me know in the comment section. जो मैंने आपसे सवाल करे उसके आंसर्स भी मुझे बताइएगा, and please share it with your friends. All the best, अच्छे से पढ़ाई करिए. Happy learning.